सीतारमण ने अपना पिटारा खोल दिया है। ये वो पिटारा है जिसका हर साल देश की जनता को इंतजार रहता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना पिटारा जब खोलेंगी तो देश की जनता के लिए उसमें से क्या निकलेगा। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट पेश किया और जब वो देश का बजट संसद के पटल पर रख रही थी, बजट पेश कर रही थी, पूरे देश की निगाहें, पूरी देश की जनता की निगाहें वित्त मंत्री के भाषण पर टिकी हुई थी। इस बजट के माध्यम से कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं जिसमें युवा, किसान, महिलाएं, इन सभी को एक सूत्र में, एक धागे में पिरोने की कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरीके से एक धागे में पिरोने की कोशिश की गई है, क्या वो वाकई में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है? क्योंकि जिस विकास के ढांचे की बात की जा रही है और जिस विकास के ढांचे की बात करते हुए जो तमाम बड़ी घोषणाएं हुई हैं, उससे देश की जनता को अभी फौरी तौर पर किस तरीके का फायदा होगा, किस तरीके का नुकसान होगा, या फिर उस फायदे के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, इसका आंकलन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि कई बड़ी बातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण से निकल कर आई, जिसमें सबसे बड़ी बात आप देखिए, इनकम टैक्स स्लैब में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, आयकर इनकम टैक्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं, आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, शेयर मार्केट में किसी तरह का रिलैक्सेशन नहीं आया, जिसकी वजह से जब निर्मला सीतारमण अपना भाषण दे रही थी तभी जो शेयर मार्केट है वो एकदम से धड़ाम हो जाता है, शेयर मार्केट धड़ाम होता है। हालांकि मेडिकल क्षेत्र की अगर आप बात करें तो मेडिकल क्षेत्र के लिए अच्छी सौगातें ज़रूर है, क्योंकि मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी जो जनता है, जो दवाइयाँ खरीद रही है, जो तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित है, उनको दवाइयों के जो दाम हैं वो अब सस्ते पड़ेंगे। यहाँ तक कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी जिसके जो रेट्स हैं दवाइयों के वो बहुत हाई रहते हैं, महंगी दवाइयाँ होती हैं, ऐसे में कैंसर जैसी बीमारी से जुड़ी जो 17 दवाइयाँ हैं उनके दाम कम कर दिए गए हैं। डायबिटीज़ से जुड़ी जो मेडिसिन हैं उनके रेट्स में भी गिरावट आई है। मेडिकल क्षेत्र के लिए अच्छी घोषणाएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छी घोषणाएं की गई हैं, सेमीकंडक्टर्स पर जोर दिया गया है जिससे चीन पर हमारी जो निर्भरता है वो कम होगी। इसके अलावा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सभी पर जोर दिया गया है। भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है और इसी दिशा में कार्य करते हुए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। कहा गया है कि भारत ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाई है, जिससे विदेशों से सामान मंगाने की हमारी जो निर्भरता है वो कम हुई है। रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में काम आगे किया गया है, जैसे कि सड़कें, रेलवे, तमाम जो अन्य बुनियादी ढांचे हैं इन सबको मजबूती प्रदान करने की बात की गई है। छोटे जो उद्योग हैं, MSME यानी कि छोटे और मध्यम उद्योगों को ग्लोबल चैंपियन बनाने की बात कही गई है। पुराने पड़ चुके औद्योगिक क्षेत्रों को दोबारा से जीवित करना एक लक्ष्य रखा गया है, एक मोटो निर्धारित किया गया है। इसके जरिए, इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर की अगर बात कर ले तो देश में बड़े टेक्सटाइल सेक्टर बनाने का ऐलान किया गया है। रैपिड रेल्स की बात की गई है। चिप मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया गया है। जिस तरीके से अभी हमने आपको सेमीकंडक्टर्स का कहा था, उसका सीधा फायदा ये होगा कि जो चिप्स हैं वो अब हमारे देश में बनेंगी और जब बजट 40 करोड़ का बढ़ाया गया है, चिप हमारे देश में बनेंगी, आत्मनिर्भर हम बनेंगे, तो इससे जो मोबाइल, लैपटॉप, ये तमाम वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर्स, ये जो तमाम चीज़ें हैं इनमें चिप की आवश्यकता होती है। तो ये जो हमारी निर्भरता है वो निर्भरता इससे कम होगी, भारत और भी ज़्यादा मजबूत होगा और मजबूती प्रदान करने की जो बात है वो की गई है। रफ्तार के लिहाज से अगर देखें तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना लक्ष्य में शामिल रखा गया है। क्षमता बढ़ाने की बात की गई है कि लोगों की काबिलियत को निखारना ताकि वो देश की तरक्की में भागीदार बने। सबका साथ, सबका विकास पर एक बार फिर से जोर दिया गया है। हर परिवार और क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन और मौके हों। अर्थव्यवस्था पर सरकार का रिपोर्ट कार्ड जो है वो सामने आया है। इसके अलावा खास बातें जो हैं वो भी एक एक कर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, छोटे गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर दिया गया है ताकि जो गांव के लोग हैं रोजगार के क्षेत्र, रोजगार की तलाश में अपने गांव को छोड़कर बाहर जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा तो उनके पास रोजगार के जो अवसर हैं वो भी और अवसर उन्हें मिलेंगे। साथ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। बैंकिंग क्षेत्र में और सुधार करने की बात की गई है, क्योंकि आजकल देखिए सब चीज़ें ऑनलाइन हैं। 5 लाख की आबादी वाले
शहरों में इंफ्रा का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। शहर ही देश के विकास के इंजन है, इस बात पर जोर दिया गया और इसी दिशा में काम आगे किया जाएगा। किसान युवा को मदद दी जाएगी, रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो ये वो बड़ी बातें हैं जो एक एक कर हम आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, एक एक कर उनका परिचय भी हम आपसे करा देते हैं, जिनके जरिए हम एनालिसिस करेंगे इस पूरे बजट का, यानी कि 2026 का ये जो बजट फाइनेंशियल ईयर के लिए आया है, इसका एनालिसिस हम करने की कोशिश करेंगे। जनता की उम्मीदों पर ये कितना खरा उतरा है, ये भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं अमनदीप त्रिपाठी को, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राम पांडे जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजन रॉय जी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले अंजन रॉय जी के पास जाते हुए, अंजन रॉय जी कैसे देखते हैं आप इस बजट को? आपकी नजर में इस बजट को किस तरीके से तराजू में आप तोलते हैं? देखिए, ये बजट बहुत कंजर्वेटिव स्टेटमेंट है। इधर फाइनेंस मिनिस्टर इज ट्राइंग टू मेंटेन द pace of the economy, its growth, but she is not taking any chances or over ambitious, because given the circumstances, she could have been very, very ambitious and made large outlays. Our inflation rate बहुत कम है और revenue भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो in this kind of situation, Finance Minister could have been much more aggressive or could have spent more, but she has chosen not to. I think this is a good strategy. Secondly, she has taken a very focused attitude, in the sense that the economic survey had stated that the overall global situation is very adverse. I mean, global economy in turmoil. In that context, India has to be very cautious. So she is taking a very cautious route. We are concluding number of foreign trade agreements which are opening up the economy. Now, we have to take a very calculated and very integrated review of the customs tariffs and that structure. Because Sitharaman has done a lot of reforms of the income tax, direct taxes, but not much has happened in connection with customs. But in customs, it is very important to take a look, and this is not part of the budget, but she should undertake this review along with Commerce Minister and other ministers, and do overall stock taking of how our industries are protected from very intense competition that we are going to face in future. Of course, there is one very major cushion left for India. That is, our exchange rate is providing cushion and a kind of protection to domestic industries where tariffs have been curtailed. अंजन रॉय जी, बहुत माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रही हूँ मैं। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। टैरिफ वॉर के बाद पहला बजट था, टैरिफ जिस प्रकार से लगा था, क्या कहेंगे अखिलेश सर? टैरिफ के बाद पहला बजट। देखिए, शेयर की बातें हम कम समझ पाते हैं, लेकिन बीजेपी 5% लोगों के लिए बजट बनाती है और शेयर का मसला उन्हीं 5% लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर वो निराश हैं और किसान की समझ से बाहर है, सोचिए किसान अपनी पैदावार के लिए क्या दे। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं, आलू के लिए क्या किया इस सरकार ने? आलू के किसानों की पैदावार को बढ़ा करके, या पैदावार आ गई, आलू के लिए क्या कर रही सरकार? क्या उनको सही रेट पे खरीदेगी? क्या आय दोगुनी हो गई? अभी धान की फसल, क्या धान की कीमत दे पाई है? सरसों की फसल तैयार है, क्या सरसों की तैयारी कर ली इन्होंने? जब आप विदेश का तेल मंगाओगे खाने के लिए, क्या उम्मीद करोगे आपके किसानों को कीमत मिलेगी? ये केवल 5% लोगों के लिए बजट बनाते हैं, बाकी सब कहीं जाएं और फिर बजट आपके लिए और बनाते हैं, आपके लिए प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। एक मिनट जाइए। आपके प्रचार के लिए बजट बनाते हैं। बड़े बड़े अखबार उठा लीजिए। मैं एक कंपनी का एड देख रहा था, वो कंपनी कह रही है पानी में पेस्टिसाइड्स हैं,
पानी में पी नहीं सकते पानी हम। प्राइवेट कंपनी को पता है, सरकार को नहीं पता है। माँ गंगा का क्या हाल है, आपकी हिंडन नदी, काली नदी, यमुना नदी, आपकी जो बनारस की नदियां हैं वरुणा, क्या हाल है नदियों का। आप 10, 11, 12 साल में डबल इंजन होकर के नहीं कर पा रहे हो। आप कहते हो मेट्रो बनाएंगे, मेट्रो कहाँ बनाएंगे, पानी का जहाज कहाँ लेकर के जाएंगे आप। बिहार में फंस गया था, अगर आपको याद हो। ये केवल सपने दिखाने की बात है, सच्चाई नहीं है। और अगर शेयर मार्केट गिर रहा है तो इसका मतलब उद्योगपति, समझदार लोग जानते हैं उनके हित का बजट नहीं है और किसान की समझ से बाहर का बजट है। अखिलेश सर, एक टैरिफ का मुद्दा सुना जो कि कह रहे हैं कि 5% लोगों के लिए ही सरकार से बजट बनाती है, किसानों के लिए सरकार ने क्या किया, सवाल वो यहाँ पर खड़े कर रहे हैं और इन सवालों का जवाब भी लिया जाएगा। मनदीप त्रिपाठी जी देंगे, अंजन रॉय जी। कुल मिलाकर जिस तरीके से अंजन रॉय जी ने भी यहाँ पर एनालिसिस किया है, आगे भी उनसे बजट को लेकर हम समझते रहेंगे सारी बातें कि किस सेक्टर को क्या मिला है। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। अमनदीप त्रिपाठी का सीधे रुख कर लेते हैं। अमनदीप त्रिपाठी, अब बजट को लेकर देखिए, अंजन रॉय जी का भी एनालिसिस आप देख लीजिए। कुल मिलाकर जो अग्रेशन है वो अग्रेशन ना दिखकर वित्त मंत्री में ये दिखा है कि मानिए जैसे सिर्फ लोकलुभावन वादे किए गए हैं और घोषणाएं सी कर दी गई हैं कि जनता इससे संतुष्ट हो जाए। लेकिन अगर जमीनी तौर पर बात करें तो कुछ ऐसा बुनियादी मजबूत चीज नहीं दिखती है जिससे जनता ये कहे कि वाह व्हाट अ बजट। वो वाली चीजें नहीं आती हैं। यही एक बड़ी वजह है कि विपक्ष को भी निशाना साधने का मौका मिल रहा है। मोनिका जी, आप देख रही होंगी कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, शी इज नॉट प्रेजेंटेड फर्स्ट टाइम बजट। पिछले 9 बार से जो है लगातार वो बजट पेश करती आ रही हैं और जब भी उन्होंने बजट पेश किया है देश हित में किया है, महिलाओं को देखते हुए, युवाओं को देखते हुए, किसानों को देखते हुए और सुरक्षा को देखते हुए सभी पैरामीटर को नाप तोल के उन्होंने बजट पेश किया है। आम आदमी को देखते हुए, मिडिल क्लास को देखते हुए, लोअर क्लास को देखते हुए सबको इंक्लूड करने का कार्य किया है। तो उसी के सिलसिले में इस बार भी बजट अगर आप देखेंगी, आज जो कभी बहुत चैलेंज हुआ करता था हेल्थ इंडस्ट्री को लेके, आप देखेंगी दवाओं को लेके इस देश में जो है एक निचले स्तर पर जो तबका, जिसको गरीब तबका कहते हैं, जब वो लोग रहते थे, लोग दवाइयों के बिना जो है दम तोड़ देते थे। इतनी महंगी दवाइयाँ होती थी, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलती थी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या बुरा हालत था, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से इस सरकार ने जो है इसको एक कदम आगे चलते हुए हर साल ईयर आफ्टर ईयर जो सराहनीय निर्णय लिया है और बजट में ये चीज दिख रहा है कि सरकार बहुत ही संवेदनशील है आम जनमानस के लिए। जो स्वास्थ्य को देखते हुए दवाइयाँ सस्ती होंगी, लोगों को कम रेट पर दवा मिलेगी तो स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तम होगी। किसानों की अगर आप बात कर लीजिएगा, छोटे छोटे जो स्टार्टअप है उनको बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत सिर्फ हम लोग सिर्फ बोलचाल की भाषा में नहीं कर रहे हैं, उसको जो है धरातल पर उतारने के लिए, क्योंकि चाइना हो गया या अन्य देशों के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। छोटे छोटे चाहे चिप की बात कर लीजिए, अगर टीवी सस्ता होगा, अगर रेडियो सस्ता होगा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीजें कैसे सस्ता होंगी, उसका एक माध्यम है। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हम लोग लेकर आ रहे हैं, जो चिप और छोटे छोटे चीज है उसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर, ताकि जो है विदेशों पर, चाइना जैसे देश पर हमारी आत्मनिर्भरता जो है ना रहे, हमारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर ना रहे। क्योंकि कभी आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई बात होती है चाइना आंख दिखाने का कार्य करने लगता है, तुरंत जो है टैरिफ बढ़ाने का कार्य हो जाता है, लोग रोकने लगते हैं। अभी विगत दिनों में आप लोगों ने देखा जिस प्रकार से अमेरिका का रुख रहा टैरिफ को लेके, पूरे दुनिया में उसने जो है टैरिफ लगाने का कार्य किया। लेकिन यह देश आज जो है एक सशक्त नेतृत्व में है, हम लोगों को जरा सा भी डरने की जरूरत नहीं हुई, हम लोगों को डगमगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बड़ी शामिलता के साथ। तो यानी कि अमनदीप त्रिपाठी जी जिस तरीके से आप कह रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्री बहुत एक्सपीरियंस्ड है और ये जाहिर सी बात है उन्होंने अपना 9वां बजट पेश किया है, तो उन्होंने एक बैलेंस बनाने का काम किया है और हम आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में जो हम हैं भी और इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए हम तमाम कदम हमारे द्वारा उठाए गए। इस पर आगे भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या बयान दिया है, क्या प्रतिक्रिया दी है बजट को लेकर, सुनिए जरा। क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन और मौके हों, ये सबका साथ
का अर्थ है यह बजट सबका साथ, सबका विकास की भावना को ये चितार्थ करने वाला ये बजट है। मैं इस कल्याणकारी बजट के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। यह बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में मील का पत्थर है। साथियों, भारत ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाई है। मुझे खुशी है कि इस बजट में जिससे विदेशों से सामान मंगाने की निर्भरता भी कम होगी। बजट में एमएसएमई और के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जैसे औद्योगिक राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी ये सिद्ध होगा। इससे हमारे हरियाणा प्रदेश को भी, चाहे फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, पानीपत हो, लाभकारी सिद्ध होगा। जैसे औद्योगिक केंद्रों में नई जान आएगी और युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर खुलेंगे। इस बजट में सेमीकंडक्टर हब के लिए 40,000 करोड़ रुपए और बायो फार्मा सेक्टर की मजबूती देना, ये भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाएगा। हमें खुशी है कि इस बजट में दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा और 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने का निर्णय इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम ये बजट करेगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव से हमारे ग्रामीण कुटीर उद्योगों को और बुनकरों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथियों, पिछले 12 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रही है और बजट का 3 आयामी दृष्टिकोण, आर्थिक विकास हो, आकांक्षाओं की पूर्ति हो, सबका साथ समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। साथियों, वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत का 7% की विकास दर हासिल करना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व का ही ये प्रमाण है। साथियों, वित्त वर्ष अगर 2027 के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक पूंजीगत व्यय और सिटी इकोनॉमिक रीजन का विकास हरियाणा जैसे औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रित राज्य का प्रगति को एक नई उड़ान देने का काम ये बजट करेगा। यह बजट सर्व समावेशी किसान, युवा
महिला, गरीब सहित 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। साथियों, हरियाणा के लिए यह बजट विशेष रूप से उत्साहजनक है। खेलो इंडिया मिशन पर इस बजट में जो जोर दिया गया है, हमारे खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करेगा। साथियों, जबकि 15 पुरातात्विक स्थलों के विकास से हरियाणा की ऐतिहासिक धरोहरों जैसे राखी गढ़ी को वैश्विक पहचान मिलेगी। साथियों, साथ ही एआई और क्वांटम मिशन में निवेश गुरुग्राम को ग्लोबल टेक हब के रूप में और मजबूती देगा। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई पर फोकस हमारे युवाओं के लिए रोजगार के द्वार ये खोलेगा। साथियों, यह बजट सही मायनों में विकसित भारत की ये एक मजबूत नींव है। साथियों, यह बजट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को सिद्ध करने वाला ये ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट है। साथियों, यह बजट केवल आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये बजट देश के किसान, युवा, महिला और गरीब कल्याण दोस्तों, देश के किसान, युवा और गरीब कल्याण के लिए बनाया गया ये बजट है, जो कि कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। लेकिन क्या विपक्ष वाकई में इसको मानता है? हमारे साथ राम पांडे जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आइए उनसे जानते हैं, समझते हैं। राम पांडे जी, किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं? जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, अभी आपने सुना नायब सिंह सैनी ने भी क्या कहा, मनदीप त्रिपाठी ने भी क्या कहा, अखिलेश यादव ने क्या कहा, वो भी आपने सुना। आपकी नजर में ये बजट किस तरीके का बजट? देखिए, बजट पेश करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान काम है। 28% तक जनता ने जो जीएसटी दिया है, 30% तक जनता ने इनकम टैक्स दिया है, टोल टैक्स दिया है, गाड़ियों पर टैक्स दिया है। कई तरह का टैक्स जब इकट्ठा होता है तो ये पैसा बनता है और इस पैसे को साल भर में खर्च किया जाता है। शिक्षा में कुछ परसेंटेज, स्वास्थ्य में कुछ परसेंटेज, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ परसेंटेज, डिफेंस में कुछ परसेंटेज, 1-2% आप उसमें कम ज्यादा कर देते हैं और 1 साल बाद इसके परिणाम दिखेंगे। हाँ। तो 1 साल बाद जो परिणाम दिखेंगे उसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं। तो चर्चा उस पर होनी चाहिए जो 12 बजट पेश हो चुके हैं या जो पिछले साल जो बजट पेश हो चुका था उसके क्या परिणाम हुए, उसका कुछ हमें फायदा मिला या नहीं मिला, जो ऑलरेडी हो चुका है। तो यदि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, तो उन्हें पहले ये बताना चाहिए था कि जो 2025-26 का जो बजट था 50 लाख 55 लाख करोड़ रुपया, वो 55 लाख करोड़ रुपया कहाँ चला गया। यदि आपने उसका सदुपयोग किया तो फिर जो डॉलर की कीमत है 52 रुपए क्यों हो गई? डॉलर ऑलरेडी गिर रहा है, डॉलर गिर रहा है और डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रुपया किस हद तक गिर रहा है, भारत की इकोनॉमी किस हद तक ध्वस्त हो रही है। अब जो भी हम चर्चाएं कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं कि एफडीआई आएगा, लेकिन एफडीआई तो लगातार कम होता जा रहा है। फिर हम क्या कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, तो मेक इन इंडिया का नारा तो 10 साल पहले लगा दिया गया था। तो 10 साल मैं समझता हूं पर्याप्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण हमारे देश के जो व्यापारी हैं, जो हमारे देश को विकसित भारत बना सकते हैं, वो तो देश छोड़कर जा रहे हैं। कम से कम 5000 व्यापारी प्रतिदिन अपना पासपोर्ट सरेंडर कर रहे हैं। तो देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए हमें जनता का विश्वास जीतना पड़ता है। अब हम कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग,
मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था उसको तो आपने ध्वस्त कर दिया। भाई किससे पूछा था? क्या व्यापारियों से पूछा था आपने नोटबंदी लाने के पहले? नोटबंदी के कारण जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है वो ध्वस्त हो चुका है। फिर क्या आपने व्यापारियों से पूछा था कि आप 28% जीएसटी लगा रहे? विपक्ष ने कितना कहा था कि 28 मत कीजिए, 12, 15, 18 कर लीजिए, जो कि सरकार की नींद 5-6 साल बाद खुली। मतलब 5-6 साल तक आपने बजट को बेकार कर दिया। हमारे व्यापारी परेशान होते रहे, उसमें 500 अमेंडमेंट्स हुए जीएसटी के अंदर। तो आपकी जो नीतियां हैं, व्यापारियों को भरोसा नहीं है, कब नोट बंद कर देंगे, कब 1000 का नोट बंद कर देंगे, 2000 का चालू कर देंगे, 2000 का बंद करके 500 का चालू कर देंगे। तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने विश्वास खो दिया है। देखिए आज हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बात है, कल से क्या चर्चा होगी? बंगाल में प्रधानमंत्री जाएंगे भाषण देने के लिए, 364 दिन हिंदू मुसलमान चलेगा। तो देश के डेवलपमेंट पर केवल एक दिन बात करने से देश का विकास थोड़ी होगा। यदि हम यही चर्चा 365 दिन करेंगे तब विकास होगा। बाकी 366 दिन तो हमारी चर्चा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण केवल हिंदू मुसलमान पर टिकी रहती है। तो परिणाम दिखने चाहिए। प्रति व्यक्ति आय में हम 140वें नंबर तो जो परिणाम की आप बात कर रहे हैं, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होना, जीडीपी ग्रोथ 7.4% का सामने आना, क्या ये सब विकास नहीं है? देखिए चौथी अर्थव्यवस्था के परिणाम दिखने चाहिए ना। चौथी अर्थव्यवस्था हम क्यों हैं? क्योंकि हमारी आबादी 150 करोड़ है, जापान की आबादी 12 करोड़ है। मतलब 12 करोड़ की जो अर्थव्यवस्था है वो 150 करोड़ लोगों की है। हाँ। भाई समृद्धि देखी जाती है प्रति व्यक्ति आय से, उसमें तो हम 140वें नंबर पर है। समृद्धि देखी जाती है डॉलर और रुपए के या यूरो और रुपए के कंपैरिजन से, तो उसमें तो हमारा रुपया लगातार गिरता जा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के शब्द हैं, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं कि देश की गर्मा गिरती है यदि रुपया गिरता है। तो आप देखिए ये हालात हो चुके हैं कि भारत सरकार को लगातार सोना खरीदना पड़ रहा है कि हमारा जो रुपया है वो कंट्रोल हो जाए। तो लगातार सोना खरीदी, तो सोना खरीदने से नुकसान किसका हो रहा है? आम जनता का। घर में शादियां हैं, शादियों का सीजन है, लोग अपने बहू बेटी के लिए सोना नहीं खरीद पा रहे। बताइए कहां जा रहा है? जो 2014 में जो सोने का रेट 25,000 था, आज वो 1,50,000, 1,60,000, 1,70,000, 1,80,000, फिर 1,60,000। मतलब कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन है। ये इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं गड़बड़ आ रही है सरकार की नीतियों के कारण। और आप देखिए सेंसेक्स धड़ाम क्यों जा रहा है? भाई उनको भी विश्वास नहीं रहा, जो टॉप क्लास के जो उद्योगपति थे, अब उनको भी इस सरकार पर विश्वास नहीं रहा। मध्यम वर्गीय को तो एमएसएमई बंद करके ध्वस्त कर दिया। शेयर बाजार का गिरना, वो भी भाषण के दौरान ही शेयर बाजार का गिरना और एक गिरावट दर्ज होना, ये वाकई में एक बड़ी बात है। और जो बातें आप कह रहे हैं इसे अंजन रॉय जी थोड़ा और अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि एक्सप्लेन कर पाएंगे, ताकि हमारे जो देश की जनता है वो भी अच्छी तरीके से समझ पाए। अंजन रॉय जी, राम पांडे जी ने जो तमाम बातें कही हैं, इन बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? सोने के भाव तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि इन 2 दिनों में हमने देखा कि थोड़ी सी कमी जरूर दर्ज की गई, लेकिन अभी भी वो एक आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर है। मुझे खुद याद है कि जिस तरीके से उन्होंने बच्चियों की शादी का एग्जाम्पल दिया, मेरी शादी के वक्त पर सोना मात्र 29,000 का था। देखिए अब रेट कहाँ पहुंचे हुए हैं। तो ये जो दाम है और डॉलर की बात हो रही है, रुपए की बात हो रही है, जीडीपी ग्रोथ, चौथी अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, इनको आप किस तरीके से देखते हैं? इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्या वाकई में बड़ी समस्याएं हैं? आपके शादी के टाइम बताया था सोने के भाव था 29,000 और मेरा शादी के टाइम सोने के भाव था 800। तो मान लीजिए उस टाइम तो कांग्रेस ही पूरा के पूरा गद्दी में था, सत्ता में था। तो सोने का भाव नहीं, मेरी बारी बीजेपी थी सर मेरी बारी बीजेपी थी। हाँ ठीक है, मगर the point is gold prices are not controlled or determined by government of India or India as such. It is determined globally. We don't have any सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी अंजन सर मैं प्लीज आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप थोड़ा हिंदी में बात कर पाए, जितना आपके लिए पॉसिबल हो पाए। हमारे हिंदी भाषी दर्शक हैं तो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे।
ये मेरा बहुत ही दुख की बात है कि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। जितना आपके लिए पॉसिबल हो, और एल्स यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। खराब हिंदी में बात करना तो और भी बुरा काम है। तो छोड़िए, आई विल ट्राई, कोशिश करेंगे। तो देखिए, सोने का भाव से कुछ नहीं होता है। सोने इज एन ऑब्सेशन। वो आपको पास है, वो मजा करो बस। द पॉइंट इज व्हाट इज हैपनिंग टू द कंट्रीज इकोनॉमी में क्या हो रहा है? इकोनॉमी इज ग्रोइंग बाय 7%। नाउ आप बोलेंगे ये बेकार झूठ बात है। अगर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को झूठ बोलेंगे तो हमको कुछ बोलने का मौका नहीं है। वी हैव टू टॉक ऑन बेसिस ऑफ समथिंग और अदर। तो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ही बात करने का बेसिस है। तो ये बेसिस से बात करने बोलेंगे तो अभी इकोनॉमी इज ग्रोइंग बाय 7% लगभग, और prices are also more or less controlled in the sense, आप सुनिए ना, रास्ता में वो आम जनता क्या ज्यादातर प्याज का और आलू का और सब चीज का महंगाई की बात चल रहा है? नहीं, अभी महंगाई की बात नहीं चल रहा है। अभी ये बजट में क्या हुआ है? ये बजट अगर थोड़ा दूर से देखिए तो ये बजट है, एक इकोनॉमी थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, कुछ पैसा है लोगों के पास, और उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके क्या होना चाहिए? ये बजट अभी देखिए ना, ये बजट मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात नहीं कर रहा है। ये बजट कर रहा है कि बाजार से ज्यादा पैसा भाव कैसे मिलेगा, किसान के प्रोडक्टिविटी कैसे ज्यादा होगा, ये सब बात चल रहा है। देखिए ना, ये बजट में बोल रहा है टूरिज्म सपोर्ट करना एंड डोमेस्टिक टूरिज्म। व्हेन कैन अ पर्सन ट्रैवल? उनका पास पैसा होगा तभी ना ट्रैवल करेंगे। तो ये सब ये सारे देश में थोड़ा चेंज आ रहा है। अभी पॉलिटिशियन को ना जो भाषा यूज करते थे, अभी उससे फर्क हो गया है। अभी देखिए, वाजपेयी जी बात करते थे प्याज का दाम पर, अभी कोई प्याज का दाम नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है और कुछ करो, टूरिज्म करो, एजुकेशन करो। वी आर टॉकिंग ऑफ AI. So this is a changed parameter which is reflected in this budget. ये समझना चाहिए। अगर शेयर बाजार का हम पॉइंट समझे, जिस तरीके से राम पांडे जी ने भी उठाया ये पॉइंट, और हमने देखा भी कि निर्मला सीतारमण भाषण दे रही थी, तभी शेयर मार्केट जो है वो धड़ाम से गिर जाता है। एक हलचल देखी जाती है, हाहाकार मच जाता है, सेंसेक्स निफ्टी में जो गिरावट आती है, इसके क्या मायने हैं? आम जनता को जरा समझाइए कि इसके क्या मायने हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह was an eminent economist और प्राइम मिनिस्टर भी था। उनको एक दफे पूछा गया था कि शेयर बाजार गिर रहा है, आपको क्या है? उन्होंने बताया, आई डोंट लूज माई स्लीप ओवर शेयर मार्केट, ताकि शेयर मार्केट इज डोमिनेटेड बाय अ काइंड ऑफ स्पेक्यूलेशन। और स्पेक्यूलेशन कैसे होगा, वो स्पेक्यूलेटर्स के मन में ही चलता है। अभी फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि और टैक्स एक्सेम्पशन आएगा, कॉर्पोरेट सेक्टर को और मुनाफा मिलेगा। नहीं, अभी दिया है, अभी देख रहा है कैसे चल रहा है, उसके बाद देखा जाएगा। सो कॉर्पोरेट शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स, स्पेक्यूलेटर्स, दे आर डिसअपॉइंटेड क्लियरली बिकॉज दे हैव नॉट गॉट वो जो मांग रहा था उसको वो नहीं मिला है। अगर उसको वो मिल रहा था तब भी पॉलिटिशियंस वुड क्रिटिसाइज द बजट। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, 2 दिन शेयर घटेगा फिर ऊपर चढ़ा जाएगा। और शेयर मार्केट, इंडिया के शेयर मार्केट की एक
एक स्थिति ऐसा है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है। हाँ। अभी बाहर से इन्वेस्टमेंट जब कम हो जाएगा, इंडियन शेयर मार्केट विल गो डाउन। वी हैव एक्सेप्टेड दिस। नाउ Donald Trump's policy is discouraging flow of funds from America to elsewhere, including India. So naturally, our funds flow, whenever it is going down, it is share market will also go down. और शेयर मार्केट से अभी इंडियन एक्सचेंज रेट भी बिल्कुल जुड़े हुए हैं, बिकॉज व्हेन ओवरसीज इन्वेस्टर्स sell in Indian stock market, they take the money out. When they take the money out, उनका पैसा जब निकल लेते हैं, वो तो डॉलर से ही लेते हैं और इंडियन बाजार से डॉलर खरीदते हैं, तो डॉलर के प्राइस कम हो जाता है। इससे ये डॉलर इंडियन रुपी एक्सचेंज रेट से कोई नेशनलिज्म होना नहीं चाहिए। ये नेशन के स्ट्रेंथ और वीकनेस रिफ्लेक्ट नहीं करते, ये करते हैं स्पेक्युलेटर्स के साइकोलॉजी। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। स्पेकुलेशंस पर और ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं जो बातें आपने समझाई हैं, क्योंकि हमारा मोटिव ये भी है कि हमारे दर्शकों को भी सारा जो पूरा बजट है वो सही तरीके से समझ में आए, तो उनको समझ में आया होगा। और जहां हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत जोर दिया गया है, तो अमनदीप त्रिपाठी जी, सवाल मेरा आपसे ही है। 12.2 लाख का जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है वो करोड़ तक बढ़ाया गया है। अब इससे क्या आपको लगता है कि जो रोजगार के अवसर हैं वो रोजगार के अवसर और ज़्यादा बढ़ेंगे? क्योंकि जहां पर हम छोटे बिजनेसेस की बात करते हैं, एमएसए की बात करते हैं, छोटे उद्योगों की बात करते हैं, तो हमने आम जनमानस से पूछा और लोगों की प्रतिक्रियाएं जानी, इंडस्ट्रियलिस्ट की प्रतिक्रियाएं जानी, तो वो इससे संतुष्ट नजर नहीं आए। तो क्या आपको वाकई में लगता है ये एक बैलेंसिंग अनाउंसमेंट है? जी, पहले इसको समझने की जरूरत है। देखिए, अमनदीप त्रिपाठी से हमारा कांटेक्ट अभी टूट गया है। जल्द हम एक बार फिर से अमनदीप त्रिपाठी जी से संपर्क साधेंगे और उनसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही राम पांडे जी भी हमारे साथ लगातार कनेक्टेड है। राम पांडे जी का रुख कर लेते हैं। राम पांडे जी, देखिए, आपने बेशक ये बात कहा कि अभी ये तो इस पूरे साल हम देखेंगे जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं क्या होता है, फिर अगले साल आंकलन करेंगे, पिछले साल का आंकलन हमें अभी करना चाहिए। लेकिन अभी आज जब बजट पेश हुआ है तो जनता इसके बारे में जानना समझना चाहती है, ये जाहिर सी बात है। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपको लगता है ये जो बजट है, ओवरऑल जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, भाषण दिया गया है, ये धरातल पर इसको अमली जामा पहनाना सही होगा, आसान होगा, या फिर कुछ चुनौतियां हैं जो कि पेश आ सकती हैं? सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। सरकार की नीयत केवल भाषण देने की है और भाषण देने के बाद वोट लेने की है। सरकार की नीयत इम्प्लीमेंटेशन की नहीं है। सरकार की जो नीयत है व्यापारियों का दिल जीतने के लिए नहीं है। सरकार की नीयत है व्यापारियों में दहशत फैलाने की। अभी देखिए, इनकम टैक्स का छापा पड़ा एक उद्योगपति के यहाँ। सोचिए, 9,000 करोड़ रुपए का वो उद्योगपति था और इनकम टैक्स अफसर के सामने जहां छापा पड़ा है उसी दौरान वो गोली मार लेता है या मार दी जाती है, वो मर जाता है। ठीक है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे नेताओं के यहाँ तो पड़ते ही हैं और जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा नहीं देता उनके यहाँ भी पड़ते हैं। तो उद्योगपतियों को बहुत हताश किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इसलिए वो सोना भी खरीद रहे हैं। सोना जो बढ़ने का एक काम और ये भी है कि वो सोच रहे हैं फैक्ट्री डालने के बजाय हमें 50 जगह हमें पैसा देना पड़ेगा, 50 जगह हमारी फाइल घूमेगी, 50 गुंडे हमें परेशान करेंगे, फैक्ट्री से प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, तो उसके बजाय वो सोना ज्यादा खरीद रहे हैं। हाँ। फिर अभी हम बार बार सुन रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है। अरे मनमोहन सिंह जी के टाइम पर 8, 9, 10% तक चली गई थी, आज हम 6-7 पर ही अटके हुए हैं। और उसमें भी आईएमएफ कह रहा है कि भारत सरकार जो आंकड़े देती है उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इनको थर्ड कैटेगरी में डाला जाता है भारत सरकार के आंकड़ों को। ये आईएमएफ की बातें हैं। चलिए, मान लिया कि 7% जीडीपी भी रहेगी। अब ये बार बार कह रहे हैं 2047 तक विकसित भारत रहेगा, तो 7% जीडीपी से तो नहीं रह सकता है ना। उसके लिए कम से कम 15% की ग्रोथ चाहिए जीडीपी में, तब हम 2047 तक विकसित भारत बन पाएंगे।
फिर 2047 की जब चर्चा हो रही है तो एक साथ 2047 तक का ही बजट दे दीजिए। तो 2047 के नाम पर भी ये बार बार जुमला दिखाते हैं। फिर हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, आप देखिए जब तक हम एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करेंगे तब तक हमारी सही ग्रोथ नहीं मानी जाएगी, हमारा सही डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम बहुत कम कर रहे हैं। बताइए चीन से हम कितना ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया भर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट के मामले में हम बहुत कम है और इसके कारण हमारा कर्जा बढ़ता जा रहा है। अब देखिए हम $4 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, ये तो 2022 की बात थी ना, आज हम 4 साल पीछे चले गए। यदि $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी यदि 2022 में 5 ट्रिलियन हो जाती तो आज हम $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते। जो बात हम 2022 में कर रहे हैं वही कर रहे हैं, और जितने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं लगभग उतने ही $1 ट्रिलियन का हमारे ऊपर कर्जा है। अब प्रत्येक भारतीय के ऊपर 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक का कर्जा है, तो सारा भारतीय कर्ज में, भारत सरकार कर्ज में है। तो कर्ज लेकर इतना ज्यादा घी पीना ठीक नहीं है। और एक उसका एक रेशो होता है, 65-67% तक आप अपने जो टोटल जीडीपी है उसका कर्ज ले सकते हैं, लेकिन अभी तो 84% से ऊपर जा रहा है। 84% से ऊपर जा रहा है, मतलब आप दिवालियेपन की तरफ जा रहा है। एक डेडलाइन बना दी गई है कि 67% से ज्यादा आपको कर्जा नहीं लेना चाहिए, और आप 84% से ज्यादा कर्ज ले रहे हैं। मतलब आर्यमंदिर त्रिपाठी जी आप ही जवाब देंगे। बोलिए राम पंडित जी कंप्लीट कीजिए। हाँ, मतलब 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ रुपया प्रतिदिन प्रति मंथ भारत सरकार कर्ज ले रही है। हम अपने मध्य प्रदेश के राज्यों को देख लीजिए, राज्यों का जितना बजट है उससे ज्यादा राज्यों पर कर्ज है। 2014 में 55 लाख करोड़ कर्जा था, वो आज 250-300 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो गया। मतलब किस स्पीड से आप कर, और परिणाम दिख नहीं रहे। चलिए स्मार्ट सिटी बन जाती 100, तो हम मान के चलो ठीक है 100 स्मार्ट सिटी बन चुकी है, 100 बुलेट ट्रेन चल रही होती तो हम मान लेते चलो कर्ज लेना ठीक रहा, या हमारी प्रति व्यक्ति आय पर हम पहले नंबर पर आ जाते, या डॉलर या रुपया बराबर हो जाता, तो हम इस कर्ज को सार्थक मान लेते। लेकिन इस कर्ज का कोई फायदा तो हो नहीं रहा है ना। अब आप कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल टूट जाते हैं, सड़क टूट जाते हैं, हर बारिश में आपको सड़कें बनाना पड़ती है, हर बारिश में आपको पुल बनाना पड़ते हैं, सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा लगता है वो बारिश में सारा ध्वस्त हो जाता है, तो उसके परिणाम नहीं आ रहे हैं। परिणाम सामने नहीं है। अमनदीप त्रिपाठी जी, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि लोक लुभावन वादे तो बड़े बड़े कर दिए गए हैं बजट के माध्यम से, और हर साल किए भी जाते हैं, इस साल भी कर दिए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मेरा आपसे सवाल था, वो सवाल अभी भी है, क्योंकि राम पांडे जी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सड़कों का हाल देखिए, बुनियादी ढांचा जो है, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, उन सबको लेकर जो तमाम मामले, इंदौर का केस देख लीजिए, स्मार्ट सिटी है, बावजूद इसके इंदौर में वाटर क्राइसिस किस तरीके के देखे गए, गंदा पानी, दूषित पानी, ये तमाम जो चीजें हैं, ये जब इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं तो फिर ये जो लोक लुभावन वादे हैं उन पर एक धब्बा लग जाता है। मोनिका जी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा एक्सपोर्ट हम लोग नहीं कर रहे। शायद इनको मैं बताना चाहता हूं, एक बार आंकड़ा पुनः पढ़ेंगे, पिछले 10 साल में जब से जो है एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, 70% जो है एक्सपोर्ट बढ़ा है। 60 साल तक, 65 साल तक कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस का एक्सपोर्ट कितना था? इन्होंने 60 साल में कितना एक्सपोर्ट किया? और 10 साल में 70% अगर एक्सपोर्ट भारत का बढ़ता है तो ये बहुत क्लियर मैसेज दुनिया को जाता है और देश के 140 करोड़ जनता को जाता है कि भारत सही दिशा में चल रहा है। और दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, रोड की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बार कांग्रेस के लोगों को यह बात बोलने के पहले धरातल पर उतर के जो है कम से कम रोड पर आना चाहिए, देखना चाहिए कि पिछले लास्ट जो है 10-11 सालों में एनडीए के सरकार में 2014 के बाद में कितने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, या कितनी मैन्युफैक्चरिंग जो है, छोटे छोटे रूरल एरिया में अगर आप देखेंगे, जैसे यूपी जैसे स्टेट में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात होती है, आज जो है छोटे छोटे जो टाउनशिप है, जो तहसील है, जो ब्लॉक है, वहाँ पर भी इस तरीके से जो है डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं कि हर जिले की अपनी पहचान हो रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा उत्पाद अच्छा होता है, किसानों का एक नया जो है
प्रतिक्रिया देखने को मिल रहा है, नया पहचान देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो भारत के इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहने वाले राहुल गांधी जी, उनके प्रवक्ताओं को यह शायद दिखाई नहीं देगा। अभी आपने देखा होगा तत्काल जो है बजट पर जो है अखिलेश यादव जी ने प्रतिक्रिया दिया। वो कह रहे हैं कि सिर्फ 5% लोगों के लिए यह बजट है। हाँ। एक तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता और राहुल गांधी डेड इकोनॉमी कहते हैं, दूसरी तरफ अभी प्रतिक्रिया दे रहे हैं शेयर मार्केट क्यों नीचे गिर रहा है। अगर उद्योगपतियों के लिए बजट नहीं है तो शेयर मार्केट क्यों गिर रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 5%। तो मुझे लगता है जो विपक्ष के लोग हैं ये खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, इनका एक ही काम है सिर्फ विरोध करना। कांग्रेस के प्रवक्ता को याद दिलाता हूँ, पिछले साल जब 12 लाख जो है आम आदमी को छूट मिला था टैक्स में, तब भी ये बोगस इकोनॉमी जो है बजट कह रहे थे। इस बजट को, पिछले साल के बजट को बोगस बजट बता रहे थे। लेकिन देश की जनता ने इस चीज को सराहा, इस चीज को एक्सेप्ट किया। चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे नौजवान हो, सभी लोग, चाहे मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, सभी लोगों ने इस बजट को सराहा। राम पांडे जी, आप ही की बात पर कुछ रिवर्ट देना चाह रहे हैं, फटाफट से उनकी बात सुन लेते हैं। जी राम पांडे जी। देखिए, कभी कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसकी बात पर ध्यान दोगे तो सुधर जाते। यदि दुनिया ने कहा कि भारत डेड इकोनॉमी है या राहुल गांधी जी ने कहा है तो आपको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, ना कि विपक्ष को गाली देने का। आपने कहा 12 लाख हमने इनकम टैक्स का जो स्लैब था वो कर दिया, 12 लाख किया, तो फिर आपने ओल्ड स्लैब क्यों चालू रखा? आपने क्यों कहा जनता से कि आप ओल्ड चूज कर लीजिए या न्यू चूज कर लीजिए? क्योंकि आप धोखा दे रहे थे। न्यू वाले में आपने कई सारे प्रतिबंध लगा दिए थे, जबकि टैक्स वहां 4-5 लाख से शुरू हो जाता है। इतने पर इतना, इतने पर इतना, 12 लाख पर भी आज 10 से 20% तक टैक्स है। आपने कई इफ्स एंड बट्स उसमें लगा दी। फिर आपने कहा एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ। अरे एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं हुआ, उस समय जो डॉलर था वो 56 का था, 92 का हुआ। जब 92 का हो जाएगा तो इसलिए आपको लग रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया। आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का अंतर देखिए, उस अंतर में जमीन आसमान का अंतर है। हम चाइना को या दुनिया को कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं भाई, एक टेक्सटाइल कर रहे हैं, कुछ दवाएं कर रहे हैं, दवाओं का मटेरियल भी हम चाइना से ले रहे हैं। वो जो टेक्सटाइल जो कर रहे थे वो हमने बंद कर दिया, अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया, तो हम यूरोपियन कंट्री पर चले गए। यूरोपियन कंट्रीज के साथ आपने जब ट्रेड डील की तो उनका यूरो का दाम तो बढ़ गया, आपका रुपए का दाम कीमत फिर गिर गई। मतलब यूरो के मुकाबले भी रुपए की कीमत आपने गिरा ली जैसे ट्रेड डील हुई। आपने डॉलर के मुकाबले, तो हिंदुस्तान के लोग जाएंगे कहाँ जब ये रुपया हमारा लगातार गिरता जाएगा? रुपया गिरने का मतलब केवल कहने से नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। जब हम चौपट बोल रहे हैं तो आप सुधरने का प्रयास कीजिए। ये मत कीजिए कि हम आपको गाली दे रहे हैं या हम आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम आपको सुधारने का और सुधरने का। ठीक है, अमनदीप त्रिपाठी जी, अमनदीप त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं क्रिटिसाइज अगर किया जाता है तो उसको सुधार की दिशा में उस लिहाज से कदम आगे बढ़ाए जाए। है, सुझाव दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। विपक्ष में बैठे हुए पार्टी का जो है यह दायित्व तो होता है कि सरकार को सुझाव देना, क्रिटिसाइज करना। लेकिन जब आप जो है सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम जो है अपनाकर जो है भाषणबाजी करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, आपके और आपके नेता की सिर्फ सरकार के खिलाफ ही बोलना है, भारत के खिलाफ ही जहर उगलना है, विदेश की धरती पर जाकर राहुल गांधी को सिर्फ भारत को नीचा दिखाने का कार्य करना। भारत की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, बोगस हो गई है। देखिए, जनता समझदार है, जनता को जो है सरकार क्या दे रही है आज बजट के माध्यम से, जनता बहुत समझदार है और जनता ने इसको जनता खुद ही इसका आंकलन करेगी और जनता खुद ही इसका जवाब देगी। फिलहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के उस पार भी बजट पर हमारी ये विशेष कवरेज लगातार जारी रहेगी, क्योंकि जनता की तरफ से भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसका एनालिसिस भी लगातार आप दिन भर देखते रहेंगे प्राइम न्यूज पर। बने रहिए हमारे साथ।